नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट जो है खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटी में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है, किस में बिकवाली की जा सकती है, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, अपने एक्सपर्ट की राय आपको दिलवाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल साहब जुड़ रहे हैं, और साथ ही आर मनी के डायरेक्टर चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार सर। हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो भाविक पटेल साहब से यहाँ पे। सर, ग्रीनलैंड को लेकर तो हमने देखा अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में तनाव बढ़ने को देखने को स्थिति मिल रही है, लेकिन अब जो है यहाँ पे नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं जोनस गेहर जो स्टोर हैं, उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी सामने रखी है यहाँ पर कि उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक लेटर मिला, एक संदेश मिला, नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने के उसमें उन्होंने निराशा जताई है। पत्र मिलने के बाद इस मामले पर नॉर्वे के जो पीएम है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें हमारा हाथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना हमारे पास इस तरह के अधिकार है। तो सर, बहुत अलग अलग चीज़ें जो है जो अभी तक आज तक नहीं देखी गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं, जियो पॉलिटिकल इशूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट, क्योंकि अभी जो ये स्थिति नॉर्वे वाली और बल्कि जो यूरोपीय देशों वाली, ग्रीनलैंड वाली, ये संभलती हुई नहीं दिख रही है। आपका क्या मानना है, आगे की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये अभी ट्रम्प साहब अगर देखें तो डेवोस में है, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है। और अगर सर्वे वहाँ पे देखे तो लास्ट ईयर जब सर्वे लिया था डेवोस में, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड उन्होंने परसेंटेज किया था कि 14% को लग रहा था कि शायद आगे 2 साल थोड़ा अनसर्टन ही रहेगा। जो अब की बार अगर अनसर्टनिटी देखे तो 40% है। दैट मीन्स कि बिजनेस कम्युनिटी और इन्वेस्टर्स को भी अनसर्टनिटी कि ट्रम्प साहब कब क्या कर सकते हैं। और हमें सब पता है कि उनको नोबेल प्राइज चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर भी 25% एडिशनल टैरिफ रखा है, क्योंकि हमने भी एंडोर्स नहीं किया। और अभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अभी जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, वो थर्सडे को एक इमरजेंसी मीटिंग लेने वाले हैं। और जो उन्होंने लास्ट ईयर ट्रेड डील की थी यूएस से, वो अभी यूरोप के पार्लियामेंट में पास होना बाकी है। तो अभी लग रहा है शायद पास भी नहीं होगा। और उन्होंने ऑलरेडी लास्ट ईयर जो रिटेलिएट टैरिफ रखी थी, वो February 6 को डेडलाइन है। तब तक उन्होंने होल्ड की थी। तो अगर February 6 तक लग रहा है कि अगर ये रुझाव रहेगा ट्रम्प का, जहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन को 10% की टैरिफ डाली है, तो मुझे लग रहा है कि वो जो होल्ड है वो आई थिंक रिटेलिएट टैरिफ रहेगी। तो अगर टैरिफ रखती है और उसके साथ साथ जो यूएस के बड़े टेक कंपनीज के ऊपर टैक्स करेंगे, तो आई थिंक यूएस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर यूएस के इंजन ग्रोथ अगर हम देखें, बड़ी इकोनॉमी, तो वो चलाते हैं टैक्स वाले, और अगर उनके ऊपर टैक्स लगेगा तो मुझे लग रहा है आगे जाके बहुत सारे टैरिफ थ्रू एंड फोर्थ लगेगा। तो ये बहुत अनसर्टनिटी है। इसकी वजह से वापस से टैरिफ एक फ्रंट रो पे आ गया है, वो बैक रो की जगह। और इसकी वजह से ही हम गोल्ड और सिल्वर में बेतहाशा तेजी देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों की रैली जो है वो और कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये ट्रम्प के हिसाब से अभी डी डॉलराइजेशन बहुत एक्सलेट हो रहा है। लोग करेंसी, यूएस की करेंसी डंप कर रहे हैं और उसके सामने गोल्ड ले रहे हैं। तो आगे जाके भी लग रहा है कि गोल्ड की जो डिमांड सेंट्रल बैंक से रहेगी वो स्ट्रांग ही रहेगी। इसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा बड़ी अभी करेक्शन आ सकती है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे बड़ी करेक्शन आपको नहीं लग रही है। यहाँ पे क्लैरिटी सर ने यहाँ पे दे दी, उसके फंडामेंटल लॉजिक समझा दिए यहाँ पे, और दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी हम आपको बताएंगे। भाविक पटेल साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 8 यूरोपियन देशों को जो 10% का आयात लगाया है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म का नजरिया 2 लाख सर ने बताया, तरुण सर ने, कि 2 लाख भाई जल्दी देखने को मिल सकता है गोल्ड के लेवल से। आप भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं यहाँ पर? जी जरूर से देखिए, क्योंकि अकेले टैरिफ ही नहीं, अगर हम देखें तो जो मिलिट्री कंसर्न्स है वो भी है। कि जहाँ पे भी यूएस ने वेनेजुएला के साथ तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की है, बट ईरान के साथ भी अभी तैयारी कर रहा है। उसके बाद क्यूबा भी है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी, और फिर हम ये भी देखेंगे कि आई थिंक 26 या 27 में चाइना जो है, जो ताइवान के ऊपर कब से राह देख रहा है, तो आई थिंक वो भी वहां पे आई थिंक ओवरटेक कर सकता है। तो ओवरऑल ये साल और नेक्स्ट साल मुझे लग रहा है कि काफी मिलिट्री एक्शन भी होने वाली है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है, जब भी मिलिट्री एक्शन होती है तो जो इन्वेस्टर्स है वो सेफ हेवन पे ही जाते हैं। अब तक सेफ हेवन डॉलर था, अभी डी डॉलराइजेशन हो रहा है, किसी को डॉलर के ऊपर और यूएस के ऊपर भरोसा नहीं है।
तो अभी वापस से गोल्ड पे ही जाएंगे। तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि टैरिफ की अनसर्टेनिटी प्लस ये मिलिट्री एक्शन जो रहेगा, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रहेंगे, वो दोनों बड़े फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से आगे जाके सोने में तेजी हो सकती है। तीसरा फैक्टर ये भी है कि यूएस की इकोनॉमी अगर शटर होगी, वीक होगी, तो फेड जो है उनको रेट कट करना पड़ेगा। जो अगेन जो इजी मनी रहेगा वो सारे मनी अगेन प्रेशियस मेटल्स में जाएंगे। तो फेड का रेट कट रहेगा, पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी रहेगी, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, और आगे जाके ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी, ये तीनों फैक्टर्स सोने और चांदी को तेजी दिखेंगे। मुझे भी लग रहा है कि सोना 2 लाख के तक आ सकता है, और एक्सपेक्टेड था कि चांदी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में 3 लाख आ सकती है, वो फर्स्ट क्वार्टर के पहले महीने में ही आ गई है। तो यहाँ से भी नेक्स्ट टारगेट 3,50,000 का है चांदी का। अच्छा, 3,50,000 का चांदी का टारगेट हो गया और 2 लाख जो है वो गोल्ड का टारगेट हो गया। तो इससे तो निवेशक जो बने हुए हैं उनकी तो सर मौज होने वाली है, इसका मतलब तो यही है। अच्छा भाभी पटेल साहब, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि चाइना जो है, चाइना का एक जानकारी निकल कर यहाँ पर ये आई है कि प्रीशियस मेटल है, साफ तौर पे चाइना से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे पीपल बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया, और जबकि इकोनॉमी जो है वो स्थिति ठीक थी यहाँ पर, मैं देख रहा था यहाँ पे। और 1 साल की बात करें तो यहाँ पे जो अनचेंज है वो 3% है, 5 साल को देखें यहाँ पे तो 3.5% की गई है, और इकोनॉमी में जो मोमेंटम है वो साल दर साल के हिसाब से 4.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। स्थिति जो है ओवरऑल ठीक है, कुछ कंसर्न है यहाँ पर है नहीं। आप इस हिसाब से जो ब्याज दर में कटौती नहीं करी है, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं कि क्या असर हो सकता है यहाँ पे फंडामेंटल्स पर? देखिए, आई थिंक चाइना की इकोनॉमी के अगर देखें तो ज्यादा उसके इन्फ्लुएंस होते हैं बेस मेटल्स पे, और अगर आगे जाके शायद रेट कट कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है बेस मेटल्स में और तेजी हो सकती है। बट अगर वो रेट कट नहीं भी करते तो भी जो डिमांड है वो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक रहेगी, नॉट जस्ट चाइना बट पूरे इकोनॉमी में। अनलेस एंड अनटिल ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो आई थिंक डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो चाइना ने भले अभी रेट कट नहीं किया, बट स्टार्ट ऑफ द ईयर उन्होंने ये जरूर से बोला था कि अगर इकोनॉमी को जरूरत पड़ेगी तो हम शायद क्यूई या कुछ स्टिमुलस भी देंगे और रेट कट भी आगे जाके कर सकते हैं। तो अभी भी वो उनकी, क्योंकि इकोनॉमी अभी फिलहाल ठीक ठाक है, इसलिए वो वेट एंड वॉच है। बट आगे जाके मुझे लग रहा है कि शायद आगे जाके उनकी इकोनॉमी थोड़े वीक होगी तो वो रेट कट जरूर से करेंगे, जो अगेन बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। अभी के लिए वो प्रेशियस मेटल्स को होल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि 2026 स्टार्ट ऑफ द ईयर में उन लोगों ने सिल्वर पे बैन किया एक्सपोर्ट का, और ओनली 80 मिलियन आउंसेस के ऊपर जो स्टेट ओन्ड कंपनीज रिफाइनरीज है उनको ही वो ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आई थिंक 2026 में सिल्वर की जो प्राप्ति है, जो ओवरऑल सप्लाई है, वो मुझे लग रहा है वर्ल्ड में काफी शॉर्टेज होने वाले। उसकी वजह से ही लग रहा है कि सिल्वर की प्राइसेस जो ये साल भी है वो भी काफी अच्छे दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत टाइट रहने वाली है। सप्लाई बहुत टाइट रहने वाली है, तो इसलिए लेवल्स जो हैं वो आप नज़र में बना के रखिए, और लेवल्स जो हैं, जो बेस्ट लेवल्स होते हैं हमारे शो के दौरान, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, देश के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते हैं जो आपको बेहतरीन राय और सलाह यहाँ पर देते हैं। अच्छा, एक भाविक पटेल साहब का भी मैं सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि एक दर्शक है रोहित यादव जी, कह रहे हैं कि 2026 में क्या भाव देख रहे हैं सर आप? देखिए, जैसे तरुण जी ने भी बताया, 2026 में मैं 2 लाख तो 2 लाख का एक्सपेक्टेड है टारगेट मेरा सोने में। और चांदी में अगर देखो तो मुझे लग रहा है बेयर मिनिमम 3,50,000, तो 3,50,000 से 375 के बीच में चांदी दिख रहा हूँ 2026 के लिए। ठीक है। भाविक सर, आपके हिसाब से मैं समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या इंटरडे के हिसाब से कौन से लेवल्स होंगे शॉर्ट टर्म के हिसाब से जहाँ पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर क्या पिक रहेगी आपकी? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में मुझे तो लग रहा है कोई भी करेक्शन आता है तो बाई करना चाहिए। सिल्वर में मैं बोलूंगा थोड़ा यहाँ से वेट कीजिए, ऑलरेडी अच्छा खासा रन अप आ चुका है। अगर किसी को निवेश करना है फिजिकली या लॉन्ग टर्म के लिए, तो 280 तक के लेवल, 290 से 280 तक के लेवल्स की वेट कीजिए, वहां पे आता है तो डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। और सोने की बात करें तो 1,40,000 से 1,42,000 के बीच में अगर आता है तो वहां पे एक बार नई पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एनर्जी मार्केट की ओर चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में भी बहुत कुछ अपडेट हो रहे हैं यहाँ पर, और पूरा जियो पॉलिटिकल चीज़ें जो तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं भाविक पटेल से सर से ही बात करता हूँ। सर, ईरान में जो विरोध प्रदर्शन को स्थिति देखने को मिली है, उससे कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसके ऊपर क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है?
देखिए ईरान की जो सिचुएशन है मुझे लग रहा है आगे जाके भी थोड़ी ये सिचुएशन कंटिन्यू रहने वाली है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइसेस जो है अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा करेक्शन भी आ सकता है, बट अगेन ओवर सप्लाई भी है, उसकी वजह से ज्यादा तेजी भी नहीं लग रही है। एमसीएक्स पे देखें तो अभी 5000 से 5800 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और आई थिंक आगे जाके शायद थोड़ा मिलिट्री एक्शन आता है यूएस अगर ईरान पे करता है तो मुझे लग रहा है तेजी आ सकती है। अदरवाइज लग रहा है कि प्राइसेस जो है अभी थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि वेनेजुएला का अगर हम देखें तो वहाँ पे अभी जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स था वो कम हो चुका है, तो रिस्क प्रीमियम भी अभी कम हो चुका है। तो अभी आगे जाके अगर टैरिफ यूएस और यूरोप के बीच में आएंगी तो शायद क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी के लिए फिलहाल 5200 से 5600 या 5700 के बीच की रेंज में ही क्रूड ट्रेड करेगा। ठीक है। अच्छा भावी पटेल साहब, आपकी तरफ से कच्चे तेल के ऊपर ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगी? आज आई थिंक 5400 के करीब बाय कर सकते हैं 5460 के टारगेट के लिए, और 5360 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। भाविक सर, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगा नेचुरल गैस को लेकर? देखिए नेचुरल गैस में आई थिंक मैं बोलूंगा कि आज के दिन थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि कल हमने काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, क्योंकि आर्टिक सर्कल से जो थोड़ी ठंड आ रही थी उसकी वजह से प्राइसेस में काफी तेजी देखने को मिली। बट अगेन आई थिंक 450 का जो हाई बन चुका है मुझे लगता है बन चुका है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से भी अगर लॉन्ग टर्म देखे तो इतनी कोल्ड वेव आने वाली है नहीं। हाँ ठीक है, 2-3 दिन थोड़ी कोल्ड वेव आ सकती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतने हाई प्राइस के बाद मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा नेचुरल गैस, तो आई थिंक 1 से 2 दिन थोड़ा वेट आउट करना चाहिए। नेक्स्ट वेदर फोरकास्ट क्या कहती है उसके ऊपर भी लेना चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल नेचुरल गैस क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है तो मैं बोलूंगा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे ये सलाह होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की और बेस मेटल्स की बात करते हैं, जिसमें तमाम तरह के मेटल्स होते हैं। कॉपर होता है, निकल, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो भाविक पटेल सर, आपसे ही मेरा पहला सवाल है यहाँ पे कि यहाँ पर जो मैं अभी बात ही कर रहा था, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से जो ब्याज में बदलाव नहीं किया गया ब्याज दर में, उसको आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? और खासतौर पे कॉपर के प्राइस को लेकर आउटलुक क्या रहने वाला है आपका? देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है अभी प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, जैसे आपने बोला कि अभी रेट कट नहीं करूंगा, वो तो ऑलरेडी कॉपर के लिए थोड़ा नेगेटिव है। दूसरा ये भी मैं पढ़ रहा था कि ये हाई प्राइसेस की वजह से चाइना की जो डिमांड है कॉपर की वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो सप्लाई तो इस बार डिस्टर्ब है। 2026 में एक्सपेक्टेड है कि 4 लाख मेट्रिक टन जो है 400,000 मेट्रिक टन वो तो डेफिसिट रहने वाली है। उसकी वजह से प्राइसेस में तो बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होगी, बट हाई प्राइसेस में भी डिमांड जो है वो थोड़ी सॉफ्टनिंग हो रही है। मुझे लग रहा है आगे जाके आई थिंक 1280 से 1310 के बीच में ही कॉपर में एक ट्रेड रहेगा। 1280 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म शायद थोड़ा और करेक्शन आ सकता है 1250 के करीब, बट अभी के लिए फिलहाल जब तक 1280 के नीचे नहीं जाता तब तक मैं शॉर्ट अवॉइड करूंगा। तो आज के दिन भी बाय करके ही चलना प्रेफर करूंगा अराउंड 1293, 1302 के टारगेट के लिए, और 1285 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो टॉपिक है कॉपर के ऊपर, यहाँ पर जो लेवल्स है खरीदारी की 1293 लेवल्स हैं। लक्ष्य आपके सामने 1302 के लिए यहाँ पे। स्टॉप लॉस आप लगाना बिल्कुल ना भूलें, 1285 जो है वो स्टॉप लॉस दिया गया है। भाविक पटेल साहब, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ लेड को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए लेड हमने देखा है कि सारे बेस मेटल में आई थिंक सबसे पीछे चल रहा था। बीच में हमने देखा था कि थोड़ी चमक भी आई थी, बट अगेन आई थिंक लेड के कंपैरिजन में मुझे एल्यूमिनियम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा तो एल्यूमिनियम और जिंक के प्राइसेस में जिंक जो थोड़ा प्रीमियम में रहता है, एल्यूमिनियम कम रहता है। बट अभी अगर देखें तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस जिंक से ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है अभी भी अपसाइड एल्यूमिनियम में थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो आई थिंक लेड और एल्यूमिनियम में कंपेरिजन करो तो एल्यूमिनियम में मैं ज़्यादा बुलिश रहूंगा, उसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है लेड के हिसाब से। तो आई थिंक एल्यूमिनियम का ही बाय की मैं रिकमेंडेशन करूंगा। इंट्राडे भी 316.50 पे बाय कर सकते हैं 1318.50 के टारगेट के लिए, और 1315 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम को लेकर देखिए, सर की तरफ से जो टॉपिक दी गई 316 के भाव पे खरीदारी, 316 के भाव पर यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और करीब करीब यहाँ पे आप देखिए 318, 318 जो भाव है ये जो है लक्ष्य है, और 315 जो है वो स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सर महानुभाव का, कि जो आपने हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया, खास तौर पर खास जानकारियाँ शेयर करी यहाँ पर। सबसे पहले भाविक पटेल सर, आपकी तरफ से यहाँ पर डिस्क्लेमर।
जी, जो भी मैंने एडवाइस की है क्लाइंट को एडवाइस की और उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ठीक है, बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को यहाँ पे बेहतरीन जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। जो जो सवाल थे, आपके कुछ सवाल रह गए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे फिर से आप जुड़िए हमारे साथ ताकि आपके तमाम सवालों को कवर किया जा सके।